श्री सिद्धराम शिंदे और आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है विश्वेश्वर गिरी जी ने और वो पूछते हैं कि R22 रेफ्रिजरेंट है तो R22 रेफ्रिजरेंट की जगह पे हम दूसरा रेफ्रिजरेंट सिस्टम में डाल सकते हैं क्या। तो इसको पहले समझना होगा कि सिस्टम्स क्या होती है और उसमें रेफ्रिजरेंट का काम क्या होता है। तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। समझो यहाँ पे इंसान है, एक जगह पे गाय बैल है और शेर है। तो हर एक का ना खाना अलग होता है। इंसान दाल रोटी सब्ज़ी खाएगा, ओके। जो गाय बैल होते हैं वो घास फूस खाएंगे, या फिर जो शेर होता है वो हिरन खाएगा, या फिर जंगल में बाकी जानवर है वो खाएंगे। तो हर एक का जो सिस्टम है, इंसान का अपना सिस्टम होता है जो दाल रोटी को हजम कर सकता है, या फिर जो गाय बैल वगैरह होते हैं वो घास फूस को हजम कर सकते हैं, या फिर जो शेर है वो हिरन वगैरह ऐसे जानवर है उसको खाने के लिए उसका सिस्टम डिज़ाइन होता है। तो अगर हम इंटरचेंज कर देंगे, अगर हम गाय बैल का खाना खाएंगे इंसान, तो शायद वो हजम नहीं होगा, या फिर इंसान का खाना अगर हम लोग जानवर को देंगे तो उनको नहीं चलेगा, क्योंकि सिस्टम वैसे डिज़ाइन है। वैसे समझो R22 रेफ्रिजरेंट है तो उसका जो कंप्रेसर है ना, वो कंप्रेसर R22 को कंप्रेस करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। दूसरा रेफ्रिजरेंट अगर उसमें डालेंगे तो वो जो प्रेशर डेवलप करना चाहिए उतना प्रेशर डेवलप नहीं करेगा, ओके। तो इसके लिए कोई भी सिस्टम अगर होती है, समझो R22 की सिस्टम है तो उसमें R22 ही जाएगा, उसमें हम दूसरा कोई रेफ्रिजरेंट नहीं डाल सकते, ओके। या फिर कोई और सिस्टम है 134A की सिस्टम है तो उसमें 134A ही जाएगा, उसमें दूसरा रेफरेंट हम नहीं डाल सकते। सेकंड थिंग क्या होती है, हर एक रेफ्रिजरेंट जो है ना उसके साथ में एक कंपैटिबल ऑयल होता है, लुब्रिकेशन ऑयल होता है। तो अगर हम सिस्टम में रेफरेंट चेंज करते हैं तो शायद ऑयल जो है वो ऑयल भी उसके साथ में मिसमैच होगा। पहली बात तो करना ही नहीं है, अगर 22 की सिस्टम है तो उसमें 22 ही डालना है, हम दूसरा कोई रेफरेंट नहीं डाल सकते। तो ये सब में जस्ट 22 के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी अगर सिस्टम में रेफ्रिजरेंट है तो उसको आपको चेंज नहीं करना है। जो रेफरेंट वहाँ पे लिखा है वही रेफ्रिजरेंट वहाँ पे आपको चार्ज करना है, क्योंकि वो सिस्टम उसी रेफ्रिजरेंट के लिए डिज़ाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपक महेश्वरी जी ने और वो पूछते हैं कि जब डिफ्रॉस्ट साइकिल चलता है तो उस वक्त में टाइमर चालू होता है या बंद होता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये टाइमर है। मैंने पूरा सर्किट नहीं बताया, जस्ट यहाँ पे शॉर्ट में बताया। ये टाइमर हो गया, ये बायोमेटल हो गया, ये डिफ्रॉस्ट हीटर हो गया, थर्मल फ्यूज़ है और एक कंप्रेसर है। जब हम डिफ्रॉस्ट साइकिल चालू करते हैं, जब डिफ्रॉस्ट साइकिल चालू होते हैं तो टाइमर क्या होता है, 3 नंबर से 2 नंबर में पावर सप्लाई भेजता है। तो ये साइकिल जो है ना एक कूलिंग साइकिल है और एक डिफ्रॉस्ट साइकिल है, ओके। तो डिफ्रॉस्ट साइकिल में क्या हो रहा है, 3 नंबर से पावर सप्लाई आ रही है, टाइमर मोटर को भी सप्लाई जा रहा है, सेम टाइम यहाँ पे 2 नंबर में और सप्लाई आ रही है। बायोमेटल जो है यहाँ पे कनेक्टेड होगा, ओके। जब भी डिफ्रॉस्टिंग होती है तो बायोमेटल कनेक्टेड होता है, क्योंकि ऑलरेडी -5 टेम्परेचर यहाँ पे अचीव हो चुका होता है। और फिर बायोमेटल से होते हुए करंट कहाँ पे जाता है, डिफ्रॉस्ट हीटर को जाता है। पर्टिकुलर इस केस में अगर आप देखोगे तो ये जो टाइमर मोटर है, ये जो M लिखा हुआ है दैट इज टाइमर मोटर। तो टाइमर मोटर को यहाँ से भी फेज़ मिल रही है, 3 नंबर से यहाँ पे फेज़ आ रही है। सेकंड, टाइमर मोटर को यहाँ से भी फेज़ ही मिल रही है। देखो ये जो फेज़ है ना ऐसे जा रही है ना, हीटर को फेज़ जा रही है, यहाँ से ऐसे फेज़ जा रही है। तो टाइमर मोटर की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो टाइमर मोटर को यहाँ से भी फेज़ है और यहाँ से भी फेज़ मिल रही है। जब मोटर को दोनों साइड से फेज़ मिलती है तो मोटर काम नहीं करेगी। मोटर को चलने के लिए एक फेज़ चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। लेकिन जब पर्टिकुलर डिफ्रॉस्टिंग साइकिल चालू होती है तो इन केस ऑफ डिफ्रॉस्टिंग साइकिल टाइमर मोटर को यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे फेज़ मिलती है। तो जब भी डिफ्रॉस्ट साइकिल चालू रहती है उस टाइम में टाइमर मोटर बंद होती है। जब डिफ्रॉस्टिंग स्टॉप हो जाती है तब क्या हो जाता है, बायोमेटल खुल जाता है। ये बायोमेटल है ना ओपन हो जाता है, बायोमेटल ओपन हो गया। बायोमेटल ओपन होने के बाद देखो टाइमर मोटर को यहाँ से फेज़ मिलेगी और ये जो है ना ये अभी न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि यहाँ से फेज़ नहीं आ रही है ना, ये जो बायोमेटल है ऑफ हो गया, अब यहाँ से फेज़ नहीं आ रही है। तो ये जो लाइन है ना इट विल एक्ट एज अ न्यूट्रल। ये जो हीटर वगैरह है दैट विल एक्ट एज अ न्यूट्रल। तो टाइमर मोटर को यहाँ से फेज़ मिलती है और यहाँ से न्यूट्रल मिलती है। तो जब आपका डिफ्रॉस्ट साइकिल फिनिश हो जाता है और कूलिंग साइकिल चालू हो जाती है तो उस केस में टाइमर मोटर चालू हो जाती है। तो आपका जो सवाल था, डिफ्रॉस्ट साइकिल जब चलती है तो टाइमर मोटर चालू होती है या बंद होती है, तो डिफ्रॉस्ट साइकिल के वक्त में टाइमर मोटर जो है बंद रहती है। अगला सवाल पूछा है शेख रजीब जी ने और वो पूछते हैं SC12CL R404A कंप्रेसर है और इसका कोड नंबर है 104L2623। एक कंप्रेसर जो है वो कितना वॉट लेता है। तो यहाँ पे कंप्रेसर की पावर कंजम्पशन जो है उसको जानने के लिए कंप्रेसर का इवापोरेटर टेम्परेचर क्या है, कंडेंसर टेम्परेचर क्या है, इसको मेंशन करना ज़रूरी है।
तो शेख रजीब जी ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया यहाँ पे कि किस टेम्परेचर के लिए या किस एप्लीकेशन के लिए कंप्रेसर वो यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि वो डीप फ्रीज़र में कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं, जिसका इवापरेटर टेम्परेचर होगा अप्रॉक्सीमेटली -20 डिग्री सेल्सियस और कंडेंसर टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ऐसा मैं यहाँ पे एज्यूम करके उनको बताता हूँ कि इस कंप्रेसर का पावर कंजम्पशन क्या होगा। तो डैनफॉस का कंप्रेसर है, अगर आप इस कंप्रेसर को यूज़ करते हैं -20 के डीप फ्रीज़र में, तो ये जो है पावर लेगा 512 वाट्स। ओके, 512 वाट्स इतनी पावर लेगा और वो कूलिंग कैपेसिटी आपको देगा 650 वाट्स, यानी 650 वाट्स कूलिंग कैपेसिटी है। मैं पावर कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ। पावर कंजम्पशन मैंने बता दिया 512 वाट इसका पावर कंजम्पशन होगा और कूलिंग कैपेसिटी को भी वाट्स में हम मेजर कर सकते हैं और कूलिंग कैपेसिटी होगी 650 वाट्स। उसको अगर बीटीयू में कन्वर्ट करते हो तो 2210 बीटीयू पर आवर इतनी कूलिंग कैपेसिटी देगा। तो शायद आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया रहेगा। जो भी कंप्रेसर का मॉडल नंबर आपने मेंशन किया है उसका पावर कंजम्पशन अगर वो -20 इवापरेटर टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं तो पावर कंजम्पशन होगा 512 वाट्स। अगला सवाल पूछा है रॉयल कार्ड ने और वो पूछते हैं कि सिस्टम में ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का क्या रोल होता है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमारी जो है ब्लड प्रेशर चेक करता है, हेमोग्लोबिन लेवल होता है, वाइट ब्लड सेल्स जो होती है, ऑक्सीजन लेवल, ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स जो इसको चेक करते हैं, हार्ट बीट हो सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स चेक करता है और उससे वो तय करते हैं कि इसको क्या बीमारी है। वैसे एयर कंडीशनिंग रूम जो होती है वहाँ पे एक फिक्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर होना चाहिए, एक वेट बल्ब टेम्परेचर होना चाहिए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होना चाहिए। अगर ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में वेरिएशन आता है तो उससे हमें पता चलता है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मली जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है हम बोलते हैं कि 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वेट बल्ब टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 19 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। तो अगर ये टेम्परेचर से, जैसे मैंने बताया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 24, वेट बल्ब टेम्परेचर 19 और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगर 16 के आसपास है तो हमारी एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है ठीक से काम कर रही है और आपको कंफर्ट कूलिंग मिलेगी। अगर ये टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, ये टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, 24 से ज़्यादा हो गया, समझो कोई एयर कंडीशनिंग रूम में और वहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका मतलब एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा है। तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, मतलब हवा में सेंसिबिलिटी ज़्यादा है। कभी कभी वेट बल्ब टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, समझो 19 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर हायर लेवल में है, तो हम क्या समझेंगे, हवा में जो लैटेंट हीट लोड है वो ज़्यादा है। कभी कभी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब ड्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो रही है, हवा में से जो नमी बाहर निकालते हैं वो नहीं निकल रही है। तो इस तरीके से ये जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर या वेट बल्ब टेम्परेचर या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इससे हम क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि एयर कंडीशनिंग रूम में जो कूलिंग हो रही है वो कूलिंग सही तरीके से होती है या नहीं होती है। तो अगला सवाल पूछा है राना अहमद जी ने और वो पूछते हैं कि एयर कूल कंडेंसर का पावर कंजम्पशन है वाटर कूल कंडेंसर से ज़्यादा क्यों होता है। तो उसको समझने के लिए फिर से यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम देखेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा एयर कूल कंडेंसर का। तो एयर कूल कंडेंसर अगर कहीं पे यूज़ होता है तो इवापरेटर टेम्परेचर तो कॉमन रहेगा। अगर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है तो इवापरेटर टेम्परेचर आपका 4 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन इन केस ऑफ एयर कूल कंडेंसर जो कंडेंसर का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप कंडेंसर को ठंडा करने के लिए कौन सा माध्यम यूज़ कर रहे हो, एयर को यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके यहाँ पे एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है तो आपका कंडेंसर का टेम्परेचर उससे 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा। मान लो कि 46 डिग्री सेल्सियस कंडेंसर का टेम्परेचर होगा। तो इन इस केस में क्या होगा, जो इवापरेटर टेम्परेचर वो 4 डिग्री सेल्सियस है और कंडेंसर टेम्परेचर आपका 46 डिग्री सेल्सियस है। क्यों 46 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि हवा का टेम्परेचर जो है वो 36 है एम्बिएंट एयर टेम्परेचर, और एम्बिएंट एयर टेम्परेचर से कंडेंसर का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके कंडेंसर हीट को रिजेक्ट कर सकता है। तो हवा के टेम्परेचर से 10 डिग्री सेल्सियस हमने क्या किया, कंडेंसर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना होगा, कंप्रेसर को 4 डिग्री सेल्सियस का रेफ्रिजरेंट है उसको सक करना है और उसका टेम्परेचर बढ़ा के कितना करना है, 46 डिग्री सेल्सियस इतना उसका टेम्परेचर बढ़ाना है। और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। तो जब ये कंप्रेसर प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होगा। तो इस केस में अगर हम इसका सब्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब कंडेंसर का टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस है, उसमें इवापरेटर टेम्परेचर माइनस करते हैं तो हमें डिफरेंस मिलता है 42 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस मिलता है। मतलब ये कंप्रेसर जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है वो 42 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ कर रहा है। टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करने के लिए कंप्रेसर को उतना प्रेशर भी यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे वाटर कूल कंडेंसर का। वाटर कूल कंडेंसर में कंडेंसर को ठंडा करने के लिए हम पानी की हेल्प से कंडेंसर को ठंडा करते हैं। तो पानी का टेम्परेचर ऑब्वियसली एयर से थोड़ा सा कम होता है। ओके, तो पानी का टेम्परेचर मान लो हमारे पास में जो वाटर है वो अवेलेबल है 27 डिग्री सेल्सियस का। अगर 27 डिग्री सेल्सियस का पानी अवेलेबल है तो कंडेंसर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, वाटर कूल कंडेंसर के केस में कंडेंसर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और एयर कूल कंडेंसर के केस में कंडेंसर का टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस है।
अब यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं हम लोग, इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे 37 माइनस 4 अगर हम करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है 33 डिग्री सेल्सियस। तो इन केस ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर जो डिफरेंस था वो 42 डिग्री सेल्सियस था। इन केस ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर जो डिफरेंस है कंडेंसर और इवापोरेटर टेम्परेचर में वो 33 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके कंप्रेसर को 4 डिग्री सेल्सियस का रेफ्रिजरेंट सर्व करना है और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है 37 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। और इस कंप्रेसर को क्या करना है 4 डिग्री सेल्सियस का रेफ्रिजरेंट लेना है और इसको 46 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। तो यहाँ पे वो 4 डिग्री सेल्सियस को 46 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहा है, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस को 37 डिग्री सेल्सियस तक वो बढ़ा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना है तो यहाँ पे कंप्रेसर को प्रेशर ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, और प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तो कंप्रेसर को प्रेशर बढ़ाने के लिए काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और कंप्रेसर अगर काम ज़्यादा करेगा ऑब्वियसली वो जो पावर है वो ज़्यादा लेगा। इस केस में कंप्रेसर काम कम कर रहा है क्योंकि 33 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर कम इंक्रीज़ हो रहा है, ओनली 4 डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ पे कंप्रेसर को काम भी कम करना पड़ता है। कंप्रेसर को काम करना पड़ेगा, तो इसके कंपैरेटिवली एयर कूल्ड के कंपैरेटिवली ये क्या करेगा पावर भी कम लेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास में समझो 2 कुएँ हैं, एक कुएँ में पानी काफ़ी डीप है और एक कुएँ में पानी भरा हुआ है। तो जिस कुएँ में पानी डीप है उस कुएँ में से पानी को निकालने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, पानी बहुत नीचे है, तो उसको अगर आपको निकालना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ओके, तो आपकी पावर ज़्यादा वहाँ पे जाएगी। और कोई पर्टिकुलर कुआँ है कि जहाँ पे पानी जो हायर लेवल में है तो उसमें आसानी से पानी निकाल सकते हैं, तो उसमें आपको पावर कम लगेगी। तो जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है, जैसे कि एयर कूल्ड कंडेंसर के केस में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, तो कंप्रेसर को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इस केस में कंप्रेसर जो है ज़्यादा पावर लेते हैं। इन केस ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर जो है टेम्परेचर कम होने के कारण कंप्रेसर को टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो कंप्रेसर को ज़्यादा पावर भी यहाँ पे नहीं लगती, और जिसके वजह से वाटर कूल्ड कंडेंसर के जो कंप्रेसर्स कम पावर लेते हैं।